नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं दीपक शर्मा। राहुल गांधी बिहार आए और चले भी गए, साथ ही बिहार सरकार को थैंक यू बोल कर गए हैं। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी जो करने आए थे, जो पाने आए थे, उससे ज़्यादा कुछ पाकर चले गए हैं। मतलब कि आए थे लड्डू लेने, मिल गई रसमलाई। तो कैसे राहुल गांधी आए थे लड्डू लेने और मिल गई रसमलाई, क्या हुआ जो बिहार सरकार को थैंक यू बोलकर राहुल गांधी यहां से चले गए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे मैनेजिंग एडिटर श्रीकांत प्रत्यक्ष। राहुल गांधी के लड्डू को खराब करने के चक्कर में बिहार सरकार ने उसे रसमलाई बना दिया। तो स्वाद बहुत अच्छा लगा राहुल गांधी को और बहुत खुश हुए और थैंक यू कहा, और थैंक यू भी कह दिया और कहा कि भाई जो हम चाहते थे वही हो गया, मेरा काम कर दिया, मेरा काम तो बिहार सरकार ने कर दिया। तो उनको पसंद तो रसमलाई था, लेकिन रसमलाई उनको बनाने नहीं आता है। वो लड्डू ही बनाकर काम चलाते हैं। मीठा तो दोनों होता है ना, लेकिन रसगुल्ला और लड्डू के मिठास में अंतर होता है। और मिठास में क्या अंतर होता है ये बताया नहीं जा सकता है, महसूस किया जा सकता है, खाने वाला ही अनुभव किया जा सकता कर सकता है, उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते। तो राहुल गांधी तो वही लड्डू बनाना जानते हैं, लड्डू बनाने आए थे कि थोड़ा चलिए माहौल बना लेते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने उसे बिगाड़ने की कोशिश की और बन गई रसमलाई। तो मनपसंद मिठाई मिल गई और गदगद होकर गए, गदगद गए और धन्यवाद भी बोल कर गए। लेकिन जेडीयू के नेताओं का कहना है कि भाई ये सब हाई वोल्टेज ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा करने से कुछ होने वाला नहीं है। और जेडीयू को ये रिएक्शन, ये प्रतिक्रिया इसलिए देनी पड़ी कि उसको लगा कि सही में आया था लड्डू खाने, रसमलाई खा के चला गया। तो अब जेडीयू कह रही है कि भाई ये पॉलिटिकल ड्रामा, स्टंट, पुलिस से लड़ाई, ये सब जनता समझती है। आप जो समझ रहे हैं रसमलाई खाए हैं तो भ्रम है, सपने में खाया है। हाँ सो नींद में आपने सपना देखा है कि रसमलाई मायावी है। तो अब राहुल गांधी तो बिल्कुल 5 महीने से सक्रिय हैं और बिहार में लगातार आ रहे हैं। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि जितना समय तेजस्वी यादव दे सकते हैं बिहार को, जितना समय नीतीश कुमार दे सकते हैं, बीजेपी के नेता दे सकते हैं, उतना समय तो राहुल गांधी नहीं दे पाएंगे। और कांग्रेस में कोई नहीं है राहुल गांधी के अलावा जो उनकी कमी की भरपाई कर सके। तो राहुल गांधी जो कर रहे हैं उनके लिए तो लग रहा हो कि बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है, लेकिन अभी बहुत कम है। अब तेजस्वी यादव तो 2-2 सभाएं करते हैं, नीतीश कुमार भी करते हैं, और बीजेपी के दर्जनों नेता चुनाव में उतर जाते हैं। लेकिन राहुल गांधी तो पूरा चुनाव 4-5 सभा में ही निपटा देते थे। पहले ऐसा ही होता था। अब ज़्यादा आ रहे हैं तो उम्मीद की जा रही है कि भाई अब वो भी 100 सभाएँ करेंगे बिहार में। अगर वाकई 100-200 सभा उन्होंने भी कर दी, बिहार सेंट्रिक हो गए, पूरा फोकस कर दिया, पूरी ताकत लगा दी, तो नतीजा कुछ भी हो सकता है दीपक। क्योंकि आप सोचिए कि जो आज एनडीए का वोट बैंक है वो किसका है? कभी कांग्रेस का हुआ करता था, कांग्रेस का ही हुआ करता था, और समय के साथ पलट गया। अब 15 साल से तो एनडीए की सरकार, 10 साल, 11 साल, 12 साल तो हो गया ना एनडीए का। और ये मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो काम करता ही है। राहुल गांधी अगर जोर लगाएंगे तो बिहार से शुरुआत हो सकती है उनकी जीत की। अब पूरे देश में सरकार बनाना तो अभी बहुत मुश्किल काम है। अभी तो 4 साल का वक्त 4 साल का वक्त है, लेकिन अभी से अगर बिहार से शुरुआत हो जाए तो मुझे लगता है कि दूसरे राज्यों में भी माहौल बनेगा। लग ऐसा ही रहा है कि वे 2029 की तैयारी कर रहे हैं। वे, उनका ध्यान बिहार विधानसभा चुनाव से ज़्यादा 2029 की तैयारी पर। लेकिन उनकी टीम जैसी होनी चाहिए नहीं है। ठीक है, यंग लोगों की उन्होंने नई टीम बनाई है, लेकिन सब कौन हैं? सब लेफ्टिस्ट विचारधारा वाले लोग हैं। मन उनका नेहरूवाद से कोई नाता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। और भले अब कांग्रेस का टोपी पहन ले तो नेहरू की विचारधारा से थोड़े जुड़ जाएंगे, वो कांग्रेसी थोड़े हो जाएंगे। और जो परंपरागत कांग्रेसी हैं वे घुटन महसूस कर। बिल्कुल। अब हमने बात किया रामजतन सिन्हा से, उन्होंने भी कहा कि भाई हमारी मीटिंग में, हमारी रैली में तो नेहरू जी, इंदिरा जी के नारे लगते थे। अब तो इंदिरा जी को भुला ही दिया है इन लोगों ने। न नेहरू जी का नारा लगता है, न इंदिरा गांधी का जय भीम के नारे लगते हैं, न राजीव गांधी का लग रहा है। हाँ, राजीव गांधी का भी नहीं लग रहा है। तो जो कांग्रेसी बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, भाई राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने तो कुर्बानी दी है। और अभी तो जो पाकिस्तान भारत के बीच युद्ध हुआ है, युद्ध ही कहेंगे, युद्ध हुआ है, तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो इंदिरा गांधी की याद ताज़ा हो गई है हर जगह। अब उसको चर्चा हो रही है। अब उसको ये परसेप्शन क्रिएट कर पाते हैं कि नहीं, उसके जरिए नहीं कर पाए हैं अभी तक।
उसको बड़ा मुद्दा नहीं बना पाए हैं। और मजे की बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल मुद्दा बनाने की कोशिश में है। आज पोस्टर्स लगाए गए हैं चारों तरफ कि ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना इतना आगे बढ़ रही थी कि हम पीओके पर कब्जा कर लेते। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन सेना को रोक दिया गया। यह अमेरिका के दबाव में किया गया। लेकिन कांग्रेस को जिसकी इंदिरा गांधी थी, जिसकी नेता थी, उनको ये परसेप्शन बनाना होगा। बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी को ये काम करना चाहिए था जो आरजेडी कर रहा है। और देखिए, जो आरोप था कि ट्रंप की मध्यस्थता से भारत सरकार पीछे हट गई, ये गलत है। ट्रंप ने खुद मान लिया है। ट्रंप तो बहुत तेज चीज़ है ना, और झूठ भी बहुत बोलते हैं, तो हर चीज़ का वो क्रेडिट लेना चाहते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जो संधि हुई है या कहिए सीज फायर हुआ है, वो पाकिस्तान के आग्रह पर हुआ है। पाकिस्तान के जो सेना गिड़ाने पर हुआ है। पाकिस्तान के घुटने टेक देने के बाद हुआ है। और भारत का मकसद तो पाकिस्तान को बर्बाद करना नहीं था ना, वो आतंकियों को सबक सिखाना था। और उसने घुटने टेक दिए और गिड़गिड़ाया तो भारत ने माफ़ी दे दी। लेकिन इसका मतलब थोड़ा है कि भारत उनको छोड़ देगा। भारत ने कहा है कि कोई भी आतंकवादी हमला होगा तो उसको युद्ध की तरह लेंगे, ये बड़ी बात है। और यह भी कहा है कि सिंधु जल समझौता के लिए पाकिस्तान फिर गिड़गिड़ा रहा है। भारत से अपील कर रहा है कि नहीं, सिंधु जल समझौता को रद्द कर दिया है भारत ने, उसको फिर से बहाल किया जाए। उस पर पुनर्विचार के लिए फिर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है। देखो, सिंधु जल संधि है, वो बहुत महत्वपूर्ण है, वो युद्ध से कम नहीं है। पानी अगर किसी का रोक दिया जाए तो युद्ध ही की शुरुआत मानी जाती है। तो पानी तो भारत ने रोक करके एक तरह से युद्ध का ऐलान कर ही दिया है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ठीक है, हथियार गोले बारूद नहीं चल रहे हैं, लेकिन जल युद्ध है। जल युद्ध तो चल ही रहा है। जल के बिना तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा, तड़प तड़प कर मर जाएगा। और अब तो खबर ये भी आ रही है कि अचानक कहीं भारत ने जल छोड़ दिया तो पाकिस्तान में तबाही भी मच गई। तो भारत ने रास्ता खुला रखा है। ये नहीं है कि सीज फायर हो गया तो हो गया। आप आतंकवादी हमला करेंगे तो हम हमला का जवाब देने के लिए तैयार हैं, भारत ने कह दिया है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को बढ़ चढ़ करके इस मुद्दे को भुनाना चाहिए, लेकिन वो चूक गई है। वो शिकायत करने में ही फंसी रही। चाहे इंदिरा की तारीफ करो, लेकिन भारत की सेना और भारत की सरकार के खिलाफ मत अभी बोलो, क्योंकि अभी भारत पाकिस्तान के बीच जो जब युद्ध ओवैसी बोल ही नहीं रहे। ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जो है AIMIM सुप्रीमो हैं, हैदराबाद के सांसद हैं, वे भी राष्ट्रवादी रुख अख्तियार कर रहे हैं। वे जो मोदी सरकार को इतना घेरने के लिए जाने जाते थे, वे भी सरकार के पक्ष में बोल रहे हैं, सेना के पक्ष में बोल रहे भाई, हमारा देश तो हिंदू आबादी ज़्यादा है ना। और पाकिस्तान के भी जो बुद्धिजीवी हैं, वहाँ के टेलीविज़न चैनलों पर डिबेट में बोल रहे हैं कि पाकिस्तान को भारत ने सही जवाब दिया है। पाकिस्तान ने जो आतंकवादी हमला कराया वो भारत की संप्रभुता पर खतरा था, और भारत ने हमला का जवाब दिया है, सही किया है। वो तो ये भी हंसी उड़ा रहे हैं भारत का कि भारतीय अपने को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम सेकुलर हैं। ठीक है, वो मजाक उड़ा रहे हैं कि सेकुलर क्या होता है। अरे तुम्हारे यहाँ हिंदू ज़्यादा हैं तो तुम हिंदू हो, हिंदू राष्ट्र हो। हमारे यहाँ मुस्लिम ज़्यादा हैं तो हम मुस्लिम राष्ट्र हैं, इसमें क्या बुराई है। तो मजाक उड़ा रहे हैं कि देखिए, भारतीयों को इसी की सज़ा भुगतनी पड़ रही है। वो हिंदू राष्ट्र है, पहले से डिक्लेयर करने की क्या जरूरत है। जहाँ 80% हिंदू है, हिंदू राष्ट्र है, लेकिन फिर भी वो अपने को सेकुलर कहते हैं, और इसका खमियाजा उनको भुगतना पड़ता है। तो पाकिस्तान के लोग ये डिबेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी तो इसका फ़ायदा उठाएगी। बीजेपी चुकने वाली है। वहाँ के मौलाना आ रहे हैं, मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 को आ रहे हैं रोहतास, विक्रमगंज। मोदी हर मौके का फ़ायदा उठाना जानते हैं। अब बिहार भी आएंगे। युद्ध होने के पहले भी, आतंकवादी हमला होने के बाद भी आए थे और यहीं से ऐलान करके गए थे, और युद्ध होने के बाद भी यहाँ आएंगे और बताएंगे कि हमने कैसे करारा जवाब दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी हम बात कर रहे थे राहुल गांधी पर, थोड़ा सा हम भटक रहे हैं। राहुल गांधी का आपने जो पूछा है, राहुल गांधी ने जो नई टीम बनाई है उस टीम को लेकर सवाल उठ रहे हैं। देखिए, कृष्णा अलवारू बहुत सुलझे हुए हैं, बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। उनके साथ जो 3 सचिव प्रभारी हैं वो भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करने से रिजल्ट नहीं आता है। आपको स्थानीय स्तर पर ऐसा बड़ा चेहरा आगे करना पड़ेगा जिसकी पहचान हो, जो लोगों से कनेक्ट करता हो।
अब कांग्रेसी ही सवाल उठा रहे हैं कि जो ऐसे लोग बिहार के प्रभारी बने हैं या ऐसे लोगों के हाथ में बिहार की कमान है जो बिहार को ठीक से समझते नहीं, तो 2-3 महीने 4 महीने में बिहार को समझ लेना, बिहार के लोगों से कनेक्ट हो जाना या पार्टी को कनेक्ट कर देना इतना आसान नहीं है। ये सच है कि कांग्रेस बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आरजेडी के साथ चुनाव लड़ते लड़ते कांग्रेस इतनी कमज़ोर हो चुकी है कि आरजेडी के बिना वो चुनाव लड़ने का सोच भी नहीं सकती है। तो मुझे लगता है कि जो पुराने कांग्रेसी हैं उनकी चिंता वाजिब है। और कन्हैया कुमार की जो यात्रा चल रही है 15 दिन चलती है, फिर ब्रेक हो जाता है, बड़ा गैप हो जाता है, सवाल उठने लगता है कि क्या लालू जी के तेजस्वी के दबाव में उनको वापस बुला लिया गया। तो इससे सारा किया कराया खराब हो जाता है, सब पानी फिर जाता है। तो मुझे लगता है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की तरह यात्रा पर 1 साल पहले उतार देना चाहिए था या 2 साल पहले। कांग्रेस में आए थे ना कन्हैया कुमार, क्यों लाए थे? कांग्रेस लाई थी इसलिए कि भाई यंग है, बहुत तेज तरार युवा हैं भी, तो उनको उसी समय बिहार की यात्रा पर निकाल देना चाहिए था। तो राहुल गांधी ने तो पैदल यात्रा की, कन्हैया कुमार के पास इतना समय नहीं है कि पैदल यात्रा करे, और यात्रा कर रहे हैं तो उनके दोस्त बता रहे हैं कि भाई फंड ही नहीं है पार्टी के पास, पार्टी फंड ही नहीं दे रही है। ऐसे यूथ कांग्रेस के पास बहुत फंड है, जो मुझे सूचना है 100 करोड़ से ज़्यादा का फंड है, तो ये रोना ठीक नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार की जो यात्रा हो रही है गाड़ी से, मतलब भितरवा से आश्रम से निकले गाड़ी से और बेतिया आ गए, इस यात्रा से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये तो प्रतीकात्मक यात्रा हो गई। आपको बिहार की यात्रा करनी है तो सालों साल यात्रा करनी पड़ेगी। पैदल चलना। प्रशांत किशोर 2.5 साल से चल रहे हैं ना, अभी आधा बिहार ही घूम पाए हैं, और 6 महीने में पूरा बिहार घूमना है। तब तो उन्होंने कहा भी कि क्या मैं मूर्ख हूँ कि मैंने इतना समय लगा दिया यात्रा करने में, पैदल यात्रा करने में, और यहाँ लोग 1 सप्ताह में पूरे बिहार की यात्रा कर ले रहे हैं। अब 2.5 साल में भी प्रशांत किशोर बिहार को नाप नहीं पाए हैं, आधा बिहार ही घूम सके हैं, और आधा बिहार घूमने के लिए उनके पास समय नहीं है। अब उनको भी गाड़ी का सहारा लेना पड़ रहा है, वो अब बस से जाएंगे। तो पैदल चलने का जो इम्पैक्ट होता है पैदल यात्रा का, और जो गाड़ी से जाने का इम्पैक्ट होता है, फर्क होता है। आप 500 लोगों की टोली ले लिए और गाड़ी से आप यात्रा कर लिए पूरा बिहार, क्या फ़र्क पड़ता है? स्थानीय लोग, नए लोग तो जुड़ेंगे ही नहीं। जब पैदल आप 100 कदम चलेंगे, 1000 कदम चलेंगे, तो हज़ारों लोग जुड़ सकते हैं, आपकी यात्रा में शामिल हो सकते हैं। लेकिन आप तो गाड़ी से हैं, तो उसमें कैसे शामिल होंगे लोग? तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को थोड़ा और समझने की ज़रूरत है, अपने संगठन में और आमूलचूल परिवर्तन की दरकार है। स्थानीय नेताओं को ज़्यादा प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। ठीक है, केंद्र से नेता आए हैं, राहुल गांधी के भरोसेमंद हैं, वो मॉनिटर करें, वो टास्क दें, वो टास्क मास्टर तो हैं ही कृष्णा अलवारू, टास्क दें, उसकी मॉनिटर करें, कौन परफॉर्म कर रहा है नहीं कर रहा है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर काम करने का काम ग्राउंड लेवल के कार्यकर्ताओं नेताओं को मिलनी चाहिए, ये जरूरी है दीपक। क्यों नया नया प्रयोग तो कांग्रेस कर रही है, अब QR कोड से आवेदन मांग रही है। इतना पुरानी पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी को QR कोड से आवेदन मांगने की क्या दरकार है? हर सीट पर सैकड़ों उम्मीदवार हैं, अब QR कोड हो गया। इससे तो और फायदा हो सकता है कि लोग जुड़ेंगे, कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवेदन करेंगे। लेकिन वो मारामारी हो जाएगा और वो विद्रोह भी होगा। जो लोग आवेदन करेंगे वो मान कर चलेंगे कि हम हकदार हैं चुनाव लड़ने का, और जो पुराने लोग हैं, जो काबिल हैं, वो पीछे छूट जाएंगे। ये ऐसा कहना है कांग्रेसियों का, मेरी चिंता नहीं है। हमको क्यों चिंता होगी? QR कोड चला रहे हैं प्रशांत किशोर, तो हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा कर रहे हैं। 17,000 से ज़्यादा आवेदन भी आ गए हैं, लेकिन अब 17,000 में से वो 243 कैसे छाटेंगे, अब पता चल जाएगा। आपने तो पूछा ना यह सवाल, आपकी जब बात हो रही थी बिहार कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेश राम से, तो आपने पूछा यह सवाल, तो उन्होंने इसका बड़ा मज़ेदार जवाब भी दिया। उन्होंने आपको कहा कि आप क्या चाहते हैं कि हम लोग 1947 की ही टेक्नोलॉजी पर रहें? हमको भी, कांग्रेस को भी हक है कि हम नई टेक्नोलॉजी को अपनाएं और अपने पर। QR कोड आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए आप जारी करिए ना, कि आप कांग्रेस से जुड़िए। जैसे झंडा वाला है वो अभियान, ठीक है कि हर घर पर झंडा फहराना चाहिए कांग्रेस का, तो जिनके घर पर झंडा फहराएगा उससे पता चल जाएगा कि कांग्रेसी हैं। और BJP वाले थोड़े अपने घर पर कांग्रेस से झंडा फहराने देंगे, तो उससे कनेक्ट होंगे लोग। वो ठीक है, गांव-गांव में पदयात्रा होगी, उससे कनेक्ट होंगे लोग। लेकिन QR कोड से चुनाव लड़ने का आवेदन मांगा जाना मुझे नहीं लगता कि इतनी पुरानी पार्टी के लिए सही है। और स्थानीय नेताओं को आगे बढ़ाना चाहिए, बड़ा चेहरा के रूप में कोई उभरे। तो अभी तो बिहार कांग्रेस का कोई बिहार का नेता कोई फेस है ही नहीं है, कोई फेस नहीं है।
पहले कितने बड़े बड़े नेता होते थे, रामलखन सिंह यादव होते थे ना, जगन्नाथ मिश्रा, विदेश्वरी दुबे, बड़े बड़े नेता, सत्यनारायण, ये दारोगा प्रसाद राय, तो भोला पासवान शास्त्री, हाँ, और श्री बाबू, कांग्रेस के दिग्गज नेता हुआ करते जिनकी अपनी पहचान थी, वो कांग्रेस के फेस थे। आज की तारीख में कांग्रेस का कोई फेस है दीपक? तो फेस बनाने की जरूरत है कांग्रेस का। उतार तो रहे हैं कन्हैया कुमार को फेस बनाने के लिए, ला तो रहे हैं, कहा जा रहा है कि उनको चुनाव लड़ाया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। कभी लाते हैं आप, कभी वापस बुला लेते हैं। तो ये 10 दिन, 15 दिन की ब्रेक पर यात्रा करने से थोड़े कन्हैया कुमार बिहार का फेस बन जाएंगे। वो ऐसा फेस बनाइए, कैंप करना हो, आप हिम्मत दिखाइए ना कि हाँ कन्हैया कुमार ही हमारा फेस है दम उनमें, यंग है, युवा है, और कांग्रेस के जो राजनीति रही है उसके अनुकूल हैं वो, तो उनको आगे बढ़ाए और कांग्रेस घोषित करे कि ये हमारे चेहरा है दम नहीं है। लालू तेजस्वी जी तुरंत अड़ जाएंगे, इनको वापस भेजिए। बहुत दिनों के बाद वापस लौटे हैं बिहार, फिर वापस जाना पड़ेगा। कांग्रेस को दम दिखाना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, तब कुछ होगा। ऐसे तो दबाव बनाने से 2-4 सीटें ज़्यादा मिल जाए बहुत है। और इस बार तेजस्वी यादव 40 से ज़्यादा सीट कांग्रेस को देने वाले नहीं हैं। इस बार वो 150 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। वाम दलों की मांग आप देख ही रहे, 45 सीटों की मांग हो गई है, और उनकी मांग को आप सिरे से खारिज नहीं कर सकते। वो तो भाई लड़े 19 पर और 12 जीत गए, तो उनकी डिमांड तो सही है। स्ट्राइक रेट उनका सबसे हाई है। कांग्रेस 17 पर लड़ी, 19 जीत पाई। तो वाम दलों को तो देना ही पड़ेगा ज़्यादा सीट, भले 45 न दें, 30 तो देना पड़ेगा। मुकेश सहनी को 20 तो देना पड़ेगा। तो तेजस्वी यादव के लिए भी सीट चाहिए ना भाई, और वो 150 से कम सीटों पर लड़ना नहीं चाहते हैं, तो कांग्रेस की सीटें घटेंगी इस बार। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जो पाने आए थे उससे ज़्यादा पाकर यहाँ से गए हैं, और उन्होंने थैंक यू कहा है बिहार सरकार को कि बिहार सरकार ने हमारा काम कर दिया। लेकिन क्या सीटों के मामले में भी कांग्रेस को जो चाहिए वह मिल पाएगा? क्योंकि तेजस्वी यादव तो मूड में नहीं है, 40 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस को देने के मूड में नहीं दिख रहे हैं, और ऐसे संकेत भी दे रहे हैं कि 40 से ज़्यादा सीटें, राष्ट्रीय जनता दल के नेता ऐसे संकेत दे रहे हैं कि 40 से ज़्यादा सीटें इस बार नहीं दी जाएंगी कांग्रेस को। तो ऐसे में देखना ये होगा कि सीटों के मोर्चे पर कांग्रेस बिहार में कितनी सफल हो पाती है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। शुक्रिया।